ठीक हो गया। चलिए यस इस मैम। लेसन के अंदर हमने क्या-क्या पढ़ना था? ठीक है जी, थैंक यू सो मच बेटे। इस लेसन के अंदर हमने डिवीजन के साथ जो दी गई इन्फॉर्मेशन है, उसको स्टडी करना है वन आफ्टर अनदर। जैसे फर्स्ट वन एन एग्जाम्पल सोशल एक्सपेरिमेंट को हम पढ़ेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे कि चाइना का जो सेटअप है, उस का कंपैरिजन जो है वो अदर कंट्रीज जैसे रशियन के साथ या वियतनामीज के साथ किस तरह किया गया और किस बिहाफ पे वेस्टर्न कंट्रीज से इसका डिफरेंस है। देन डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी क्या होती है, और इसमें जो चाइना ने इसको अडॉप्ट किया तो कैसी इसकी प्रोग्रेस रही। डे इन द लाइफ ऑफ अ 16 ईयर ओल्ड का मतलब है कि चाइनीज एजुकेशन सेटअप को हम एक दफ़ा स्टडी करेंगे। वहाँ के स्टूडेंट्स की लाइफ, उनकी हैबिट्स, उनकी रूटीन को हमने उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। चाइनीज जो वीमेन है, इनका रोल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री को डिस्कस करेंगे। इनकी जॉब्स के हवाले से बातचीत होगी। इसके अलावा हम देखेंगे कि इन फीमेल्स को गवर्नमेंट जो चाइना की है वो कैसे फैसिलिटेट करती है, किन किन जगहों पर इनको एडवांटेजेस दिए जाते हैं, बोनस दिए जाते हैं, इनके सैलरी पैकेजेस किस तरह से हैं। फिर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, यानी जितने वर्कर्स, लेबरर्स या फिर जो एम्प्लॉयर्स है, उनके क्या सैलरी पैकेजेस हैं, क्या उनके वर्किंग आवर्स हैं, क्या उनको बेनिफिट्स दिए जाते हैं, उनके साथ हम ओवरऑल इस लेसन को वाइंड अप करेंगे। तो ये तो पिछली तमाम डिस्कशन है, अगर हम उसको सम अप करें। So in this essay, Galizo Century provides us a secret behind China's remarkable progress since independence 1949. 1 अक्टूबर 1949 से इंडिपेंडेंस के बाद जितनी भी रिमार्केबल प्रोग्रेस चाइना ने की है, गैलीजो सेंटनी उसका एक एनालिसिस, एक सर्वे पेश करता है। चाइना इनक्लोजेस 1/4 ऑफ द ह्यूमैनिटी। पूरी दुनिया की जितनी भी पॉपुलेशन, जिस वक्त ये लेसन लिखा गया 2000 से पहले पहले जितनी भी पॉपुलेशन थी, उसका 1/4 सिर्फ एक ही कंट्री चाइना के अंदर इनक्लोज्ड है, रिजाइडेड है। एंड दिस ह्यूज पॉपुलेशन, और ये जो ह्यूज मैसिव पॉपुलेशन है, अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न वर्ल्ड, विल लीड टू द अनाइलेशन ऑफ चाइना। वेस्टर्न्स कहते थे कि चाइना की तो अपनी पॉपुलेशन काफी है इसको वर्ल्ड मैप से एलिमिनेट, रिमूव करने के लिए, क्योंकि जितने नंबर ऑफ पीपल ज्यादा होंगे उतनी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इंक्रीज होंगे। लेकिन इसके बजाय हुआ क्या? ऑन डिवोशन हैविंग अ कॉमन एम बिफोर देम मीन चाइनीज। चाइनीज ने क्या किया? अपना एक कॉमन एम, अपना एक गोल सेट किया। गोल बीइंग नेशनलिज्म एंड अ गोल टू गेट प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड। जब इस सेम गोल को उन्होंने सेट कर लिया, दिस न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, तो ये जो उनके नंबर ऑफ पीपल थे ना, बिकम्स अ पावर, वो पावर बन गए, स्ट्रेंथ बन गए। बजाय इसके कि वो अनाइलेशन पे जाते, एलिमिनेशन एंड पे जाते, वो प्रोग्रेस होते चले गए। एंड नॉट अ थ्रेट टू इट्स एग्जिस्टेंस। और ये जो लोगों का क्राउड था, उनका ये जो स्ट्रेंथ थी, ये बजाय इसके कि थ्रेट बनती, ये एक पावर बन गई। इसको हमने कंप्लीट एक एनालिसिस या सर्वे रिपोर्ट के अंदर स्टडी करना होगा। सो लेट्स स्टार्ट योर टेक्स्ट। क्लास के अंदर जिसको भी माइक म्यूट करना है, अपने पेजेस टर्न करने के साथ साथ माइक म्यूट कर दीजिए। For 22 years, China lay forgotten and was even confused with a small island, one of its provinces. चाइना के 26 प्रोविंसेस के साथ साथ बहुत सारी और टेरिटरीज और कुछ और तरह की ऑटोनोमस सिटीज भी है, लेकिन इन सब में से एक प्रोविंस जिसका नेम ताइवान, या जिसको फॉर्मोसा ओल्ड नेम से जाना जाता है, लोगों को लगता था कि सिर्फ ताइवान या फॉर्मोसा ही एक कंप्लीट चाइना है, क्योंकि इसके तमाम डिफरेंट प्रोविंसेस पास्ट में डिफरेंट कंट्रीज की कॉलोनीज बने हुए थे। स्टिल किसी बेटी का माइक अनम्यूट है प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट इज देयर जी। तो चूंकि इसके डिफरेंट प्रोविंसेस डिफरेंट कंट्रीज का पार्ट थे, उनकी कॉलोनीज थे, तो इस वजह से मल्टी कॉलोनियल इम्पैक्ट चाइना को फेस करना पड़ा। और लोगों को लगता था कि जो इटालियन या रशियन या अमेरिकन या ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में जो जो चाइना का एरिया है, वो असल में चाइना का नहीं है बल्कि उन्हीं कंट्रीज का। सो देयरफॉर दुनिया इस चीज के लिए कंफ्यूज्ड थी, अपसेट थी कि चाइना का ओवरऑल एरिया कितना है, इसके प्रोविंसेस कितने हैं, ये नेशन कैसी है। और इस वजह से 22 ईयर्स, जो कि 1941 से लेकर 1971 तक के थे, इसमें चाइना वाज ले फॉरगॉटन।
निग्लेक्टेड, इग्नोर्ड, इसको लोगों ने इग्नोर किया कि ये तो मतलब क्लियर ही नहीं है कि ये क्या नेशन है, इनका क्या कल्चर है, व्हाट इज दिस। बट एंड द फ्लेक्सिबल चाइनीज पेन, लेकिन चाइना ने अपनी इंडिपेंडेंस के बाद जैसे ही वर्ल्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज के साथ अपना रिलेशनशिप डेवलप करना चाहा, तो पॉलिसी कौन सी अडॉप्ट की है? फ्लेक्सिबल चाइनीज बैम्बू कट। बड़ी फ्लेक्सिबल, बड़ी सॉफ्ट, बड़ी स्माइलिंग पॉलिसी वाले चाइनीज, जो कि बैम्बू कर्टन नेचर रखते थे। वैसे तो बैम्बू एक प्लांट है, लेकिन बैम्बू कर्टन यहाँ पर वो टर्म इस्तेमाल की गई है जो कि कंडीशन को शो करती है, नेचर को शो करती है, माइंडसेट को शो करती है चाइनीज के। तो बैम्बू है क्या? बेसिकली बैम्बू एक प्लांट है, बहुत फ्लेक्सिबल ब्रांचेस वाला। और बैम्बू प्लांट जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रेग्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डेकोरेशन में भी इस्तेमाल होता है। लेकिन चाइनीज कल्चर में इसकी बड़ी स्पेशलिटी कैसे है? क्योंकि ये सिंबलाइज करता है इंटेग्रिटी, स्ट्रेंथ, मॉडेस्टी एंड लॉयल्टी। सो देयरफॉर इस बिहाफ पर बैम्बू कर्टन जैसी इंटेग्रिटी, स्ट्रेंथ, मॉडेस्टी, लॉयल्टी के साथ जब चाइनीज ने आउटर वर्ल्ड के साथ अपनी रिलेशनशिप को डेवलप करना चाहा, तो क्या हुआ? was counted by, met by a western curtain of rigid disregard। उन्हें वेस्टर्न कंट्रीज जो कि पावरफुल कंट्रीज थे, उनकी तरफ से रिजिड, वेरी हार्श, वेरी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रिक्ट, डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड फेस करना पड़ा। इस कदर डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड था क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज मोस्टली चाइना पर रूल करते रहे थे टाइम आफ्टर टाइम। इटालियन है, रशियन है, अमेरिकन है, ये तमाम कंट्रीज टाइम आफ्टर टाइम जहां जहां चांस मिला उन्होंने चाइना को जो है वो अपनी कॉलोनीज बना के रखा था, कॉलोनी बना के रखा था इसके डिफरेंट प्रोविंसेस को, और इसके साथ साथ चाइनीज नेशन को अपना स्लेव्स बनाया हुआ था। तो अब वो कैसे बर्दाश्त कर सकते थे उनके गुलाम उनके बराबर की सीट पर आकर उनसे? तो इस वजह से उन्होंने रिजेक्ट किया। देन सडनली, और फिर अच्छा दरमियान में चूंकि वो लेसन बीच में ड्रॉप हो रहा है, तो मैं खुद से पहले सेंस क्लियर कर दूं ताकि अगली लाइन तक आपको समझ आए। फिर 1949 में एक दफा तो इन्होंने चाइनीज ने बाहर निकल कर बाहर के लोगों से अपनी रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहा, लेकिन जैसे ही उन्हें रिजेक्शन मिली, डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड को फेस करना पड़ा, तो फौरी तौर पर माओ ने अपनी नेशन की रिस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बायकॉट कर दिया पूरी दुनिया का। कब से कब तक? 1949 से 1971 तक 22 इयर्स उन्होंने बायकॉट करके रखा, बाहर की दुनिया से कोई हेलो हाय नहीं की। इसलिए इसलिए कि माओ ने कहा कि ये डिसरिस्पेक्ट हमें क्यों मिल रही है? क्योंकि हम पोर नेशन है, क्योंकि हम अनएजुकेटेड है, अनसिविलाइज्ड है, हमारे प्रॉब्लम्स है, हमारे इश्यूज है। और आपको पता है किसी गरीब शख्स के साथ कोई भी हेलो हाय या रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता। तो माओ ने कहा कि सबसे पहले डायरेक्ट जाके हमें अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना होगा। और प्रॉब्लम्स चूंकि चाइना ईस्ट एशियन कंट्रीज में शामिल है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, तो मेरा ख्याल है कि हम बड़ी आसानी से अंडरस्टैंड करते हैं कि ये कंट्रीज जो है इनको क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। इनके पास इलिटरेसी रेट बहुत हाई होता है, लिटरेसी रेट जो है वो डाउन होता है, और इलिटरेसी रेट बहुत हाई होता है, यानी एजुकेशन जीरो पे होती है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है, पॉवर्टी होती है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं वो भी इनसफिशिएंट होते हैं, इंडस्ट्रीज कम होती है। ये तमाम प्रॉब्लम चाइना में भी थी, और सिर्फ इतने नहीं, चाइना में और भी ज्यादा प्रॉब्लम थी। वो भला कैसे थे? क्योंकि उनकी माइंडसेट ना स्लेव्स की तरह से हो गए थे, गुलामों की सी जिंदगी गुजार गुजार के वो मेंटली उतने ही डाउन हो गए थे। उनके अंदर बीइंग नेशन या बीइंग एम्बिशियस पर्सन कुछ कर दिखाने का जज्बा ही नहीं रहा था। वो सब चीज जीरो पे आई हुई थी। और टॉप ऑफ द लिस्ट जो चीज उनकी नेशन को डिस्ट्रॉय कर रही थी वो क्या था? अ, वो ओपियम, लैंड ऑफ ओपियम कहा जाता है चाइना को। और लैंड ऑफ ओपियम में ड्रंकर से नशा करते थे, पड़े रहते थे, सारा दिन गधों की तरह काम किया, फिर नशा किया, फिर सो गए। अब इस तरह की कौम को जब माओ को उठाना पड़ा, जगाना पड़ा मेंटली मतलब, तो उसने उनके लिए इतनी कितनी की ज्यादा स्ट्रगल की होगी कि ऐसी कौम के साथ उसने सिर्फ 22 साल के अरसे में एजुकेशन को प्रमोट किया अपने कंट्री में, इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज के साथ अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाया, एजुकेशन के साथ साथ उसने जॉब्स अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की, अपने गवर्नमेंट के सेटअप को इस्टेब्लिश किया, और
अपनी कंट्री को प्रोग्रेस्ड बनाया। फिर जब 1971 में उसने देखा कि मेरे अपने कंट्री के अंदर की पॉवर्टी, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ रिसोर्सेज सब सॉल्व है, तो उसने दोबारा से बाहर के कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप डेवलप करनी चाहिए। तो उस वक्त फिर दुनिया के लोगों ने उनका कैसे इस्तेमाल किया, यहाँ से मैं अब आपका सेंटेंस कनेक्ट करूंगी। Then suddenly that one fourth of mankind enclosed in the world's third largest country was brought out of the memory attic. तो फिर मेमोरी, यकीनन मेमोरी एटिक मीन स्टोर, तो ये जो मेमोरी स्टोर था, इसमें जो लोग भूल भी गए थे 22 साल पहले कि कोई चाइना आया था, आजाद हुआ था और चाइना भी कोई मुल्क था, कोई नेशन थी, 22 साल बाद कैसे वो बाहर निकला, लोगों की मेमोरी में रीअपियर हुआ विद अ लाउड बैंग। लाउड बैंक में विद पावरफुल एंट्री, बड़ी पावरफुल एंट्री दी, कैसे दी है, बीइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेशन, बीइंग अ वेरी डेवलप्ड कंट्री। मतलब पहले वो जो गरीब थे तो लोग मुलाकात नहीं करना चाहते थे, बात नहीं करना चाहते थे, अब वो इतने डेवलप्ड कंट्री की फॉर्म में उनके सामने आया कि लोग हैरान रह गए कि ये country है जिसकी इतनी पॉपुलर कि ये इसको ले डूबेगी, और वो पार बन गए। द चाइनीज मे हैव इंट्रोड्यूस्ड द स्माइल पॉलिसी। अब चाइनीज ने अपनी नेचर नहीं छोड़ी, बेशक वो कभी गरीब थे तो भी स्माइल पॉलिसी पे थे, आज अमीर हो गए आज भी स्माइल पॉलिसी पे है। लेकिन चेंज किस में आया, बट द ऑक्सीडेंटल्स, ऑक्सीडेंटल्स मीन वेस्टर्न्स। जितने भी वेस्टर्न्स थे जिन्होंने पहले रिजेक्ट किया था कि ये गुलाम कौन होते हैं हमारे साथ रिलेशनशिप बनाने वाले, अब उन्होंने क्या किया, सर्टनली लॉन्च्ड अ वार्म हग। उन्होंने श्योरली विदाउट एनी डाउट इनिशिएट किया, इंट्रोड्यूस करवाया वार्म हग, आई मीन वेरी पैशनेटली वेलकम किया है उन्हें। और वेलकम करने की वजह क्या है, क्योंकि अब चाइना इतना स्ट्रांग है कि उसके साथ अगर बिजनेस किया जाए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जाए, उसके साथ रिलेशनशिप बनाई जाए, तो अब वेस्टर्न्स का अपना फायदा था। पहले तो वो हैंडशेक नहीं करना चाहते थे ना, वो गरीब है, क्योंकि उन्हें लगता था कि इनको तो हर वक्त तो मदद ही चाहिए होगी। अब उन्हें पता चला कि ये तो बड़ी कोई पावरफुल नेशन है जिन्होंने इतने कम टाइम में इतनी प्रोग्रेस की जितनी कि शायद हमने 100 ईयर्स में की है। तो अब उनके साथ वेलकम करना, उनके साथ रिलेशनशिप डेवलप करना उनकी एक विश बन गई। द क्राउड ऑफ ऑफिशियल, तो फिर अब क्या कंडीशन है, द क्राउड, और याद रखिएगा ये अब का लफ्ज भी मैं इस्तेमाल करी जब कोई 2000 से पहले ये लेसन लिखा गया है, राइट। द क्राउड ऑफ ऑफिशियल विजिटर्स टू पिकिंग, पिकिंग इज द डेटेड फॉर्म या फिर ओल्ड नेम ऑफ बीजिंग, जो कि कैपिटल है चाइना का। वहां पर जाने वाले जो ऑफिशियल विजिटर्स है ना, उनका जो क्राउड है, जो उनकी बटालियन है ना, परफॉर्मिंग अ डिवोटेड कवोसाई पिलग्रिमेज, ऐसा लगता है कि वो इतने एहतराम से उस एरिया में जाते हैं जैसे वो कोई बड़े डिवोटेड, बड़े डेडिकेटेड कवोसाई पिलग्रिमेज हॉली जर्नी पे जा रहे हो। जैसे बीइंग मुस्लिम मैं ये आपका ना, हमारा हज का कोई वीजा लग गया तो हम कितने मतलब डिवोटेड डेडिकेटेड होते हैं, किस कदर हम्बल होते हैं, बड़ा हमारे लिए एक मुकद्दस सफर होता है। ऐसे लोग चाइना या बीजिंग जाना अपने लिए ऑनरेबल कंसिडर करते हैं। और वो जो जाने वाले हैं ना, जो विजिटर्स हैं, इज मोर न्यूमरस देन द, वो उनकी मोर न्यूमरस मीन मोर इन नंबर, ग्रेट इन नंबर, वो उन लोगों की तादाद से ज्यादा है जो कि बटालियंस यानी क्राउड है किसके, ट्रेडर्स के, बिजनेस के। जो बिजनेस क्लास के ट्रेडर्स हैं, वो चाइना क्यों जाते हैं जी, और कब जाते हैं, वो गो ट्वाइस ईयरली टू द ट्रेडिशनल कैंटन फेयर। ये जो कैंटन फेयर है ना, कैंटन सिटी नेम भी है चाइना का, और वहां पर एक फेयर, एक फेस्टिवल लगता है। नीचे मैंने आपके साथ ये शेयर किया द कैंटन फेयर कॉम्प्लेक्स, कि ये बड़ा ही ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया एक कॉम्प्लेक्स है, जिसमें पूरी दुनिया के लोगों को ईयरली 2 टाइम इनविटेशन मिलता है कि वो यहाँ पर आकर अपनी बेस्ट टेक्नोलॉजी, अपनी बेस्ट प्रोडक्ट जो है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो चलो हो गया ना पर्पस, कि एक पर्पस से आने वाले लोगों की तादाद से भी ज्यादा तादाद उन लोगों की है जो बगैर किसी पर्पस के जस्ट विजिट करने जाते हैं चाइना। और वहां पर जब जाते हैं तो वो लोग कैसे मिलते हैं, चोविन लाई फॉर एग्जाम्पल 73 years चोविन लाई विल end up dislocating his right hand if he goes on shaking it at the present rate with delegations running into hundreds of people at a time. अगर ये जो
डेलीगेशंस या रिप्रेजेंटेटिव जो कि हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैं एट अ टाइम जाते हैं। और चौविन लाई जो कि प्राइम मिनिस्टर है वहाँ का, कम्युनिस्ट पार्टी के पार में आने के बाद, यू जस्ट रिमेम्बर कि उनका प्रेसिडेंट कौन है, माओ, और उनका प्राइम मिनिस्टर कौन है, चौविन लाई। चौविन लाई ने ये पॉलिसी अडॉप्ट की थी शुरू में कि वो हर एक जाने वाले पर्सन से, डेलीगेशन से हैंडशेक करता था। तो राइटर कहता अगर उसने ये हैंडशेक करना बंद ना किया, हर एक से हैंडशेक करेगा, तो इतने लोग जाते हैं कि हर एक से हैंडशेक कर करके उसका तो राइट हैंड डिसलोकेट हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, उतर जाना ये हाथ हैंड। और फिर इतना नहीं, बल्कि जो लोग जाते हैं हैंडशेक करते हैं, वो जाहिर है अपने लिए एक कोई मेमोरी के तौर पर कोई फोटोग्राफ भी बनवाते होंगे। तो अगर वो फोटोग्राफ भी बनवाता है तो क्या होगा? His eyes blinded by the constant pressure of the official souvenir photographers. souvenir memento वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, मेमोरियल इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो मेमोरियल फोटोग्राफ उनके साथ बनवाने वाले वो जो विजिटर्स हैं, वो तो जाहिर है एक एक करके जाते हैं, लेकिन वो जो चौलाई है वो तो अकेला सबके साथ है। तो इतनी कैमरे की फ्लैश लाइट है कि उसकी आई साइट एंड हो जाएगी अगर वो ये काम करना ना छोड़ेगा। द क्यू ऑफ कंट्रीज। अब ये जो क्यू है ना, ये जो लाइन है कंट्रीज की ऑन द वेटिंग लिस्ट, चलो पहले तो वो थे ना जो जा रहे हैं, वो भी इतने हैं, लेकिन अभी वेटिंग लिस्ट में भी है। To recognize the People's Republic of China is growing longer with the mounting awareness of the absurdity of the past oblivion or a political guilt complex for having kept China out of UN for a long time। बल्कि लोगों, उन कंट्रीज की लिस्ट, क्यू, लाइन इंक्रीज होती चली जा रही है, लॉन्ग होती चली जा रही है। किसके लिए? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की रैपिड प्रोग्रेस की वजह से, अपनी माउंटिंग अवेयरनेस की वजह से, माउंटिंग इंक्रीजिंग अवेयरनेस विद द पास्ट ऑफ टाइम, उनकी ये अवेयरनेस जो है वो इंक्रीज हो रही है कि उन्होंने कितनी एब्सर्डिटी शो की थी, किस कदर फुलिश एक्ट शो किया था, किस लिए? पास्ट ओब्लिवियन की वजह से, पास्ट फॉरगेटफुलनेस की वजह से। पास्ट याद है 1949, 1949 में चाइना ने स्माइल पॉलिसी के मुताबिक वेस्टर्न कंट्री से हैंडशेक करना चाहा। उन्होंने कहा चलो भागो, आप कौन है, हम तो आपको जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, आप कोई नेशन नहीं बल्कि स्लेव्स हैं। तो अब उन्हें अपनी वो पास्ट, और उनके माइंड में क्या था भला कि ये इतनी तादाद के लोग हैं, सारे नशई हैं, अनएजुकेटेड है, ये तो सारे खत्म हो जाने हैं, इन्होंने क्या करना है? अब वो जो पास्ट फॉरगेटफुलनेस थी ना अपनी, उसकी जो फुलिश एक्ट उसके मुताबिक किया है, और वो पॉलिटिकल गिल्ट भी हम कह सकते हैं। यानी पॉलिटिकल क्यों? क्योंकि उन्होंने इसके अगेंस्ट पॉलिटिकली वोट कास्ट किया था। किस लिए? कि यूनाइटेड ने में चाइना को मेंबरशिप नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्लेव्स हैं, ये हमारी बराबर की सीट पे कैसे बैठ सकते हैं, किस तरह हमारी इदारे में बराबर के लेवल पे आ सकते हैं। तो इक्वालिटी ना देने पर अब उनको जो ये जो इंक्रीजिंग अवेयरनेस है वो हर साल, हर गुजरते साल के साथ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो कि और से और ज्यादा इंक्रीज होती चली जा रही है, रैपिड प्रोग्रेस पे जा रही है। तो इस तरह से अब वो लोग बहुत ज्यादा गिल्ट फील करते हैं, और वो वेटिंग लिस्ट पे है कि कब चाइना उनके साथ भी कंप्रोमाइज करियर स्टार्ट करे। क्लास, क्या आपको मेरे आइडियाज समझ आ रहे हैं? एक दफा आपकी अटेंडेंस, आपका व्यू लेके देखो जी कहाँ पे है। जी 49। हाँ जी बेटे बताइएगा, आपको मेरे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो रहे हैं? साउंड कोई इशू तो नहीं आ रहा? ओके, गुड हो गया। ऑब्वियसली इशू तो तब आएगा ना जब आप मुझे सुनेंगे। अब अगर आपने मुझे सुने बगैर इधर उधर हुए ना, फिर देखना जरा, ये चीजें मैंने दोबारा आपसे नहीं है, इस तरह कभी भी नहीं मैं क्लास में आपको दोबारा पढ़ा सकूंगी। और ये लेसन यहाँ पे स्टार्ट करने का मकसद यही था कि ये काफी इस तरह के आइडियाज पर है कि मुझे क्लास में, मतलब एक यहाँ पे ना जैसे विजुअल इमेजरी है, फॉर एग्जांपल पिक्चर्स मैंने ऐड कर दी तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। वो क्लास में मुश्किल था, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे अपने टाइम को वेलॉक किया। एनी हाउ जी, हम बैक पे चलते हैं। चाइना इज नाउ द फैशन अराउंड द वर्ल्ड, श्योरली विदाउट एनी डाउट, हमें पता है हर जगह पे चाइना, हर प्रोडक्ट चाइना, हर तरह की फैसिलिटीज चाइनीज,
ये जो चीज चलती है, एंड इन नो सर्टेन टर्म, और इसमें कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं है, अनश्योरेंस नहीं, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। एवरीवेयर पॉलिटिशियंस ऑफ द मोस्ट कंजर्वेटिव एंड bourgeois kind are attempting to rebuild for themselves a compromised career by singing the praises of Mao Zedong। माओ जो कि प्रेसिडेंट है चाइना का, जिसके अंडर चाइनीज नेशन इस कदर प्रोग्रेस्ड, इस कदर स्ट्रांग है, इस कदर सिविलाइज्ड है। तो अब जितने भी पास्ट वाले पॉलिटिशियंस थे ना, कंजर्वेटिव, नैरो माइंडेड और बॉर्जुआ काइंड, मिडिल क्लास थिंकिंग रखने वाले, अब वो ट्राई कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो रीबिल्ड करें, आई मीन री इस्टेब्लिश करें फॉर देमसेल्व्स, चाइना के लिए नहीं, देमसेल्व्स, ओन सेल्व्स, अपनी जात के लिए, अपने फायदे के लिए, कंप्रोमाइज्ड करियर के किसी तरह माओ की तरीफें कुर्सियां करके किसी तरह चाइना के साथ उनका कंप्रोमाइजिंग करियर स्टार्ट हो। सो ये हमारे था जस्ट ओपनिंग पैराग्राफ। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने बेसिक फर्स्ट एलिमेंट को, जिसकी इंफॉर्मेशन कंपैरिजन के थ्रू प्रेजेंट की गई है। एंड एग्जाम्पलरी सोशल एग्जाम्पल के थ्रू उसने कोट किया है यहाँ पर कि कैसे सोशल सेटअप जो माओ और चौ एन-लाई ने स्टार्ट करवाया, उसकी बेस पर चाइना जो है वो अदर नेशन से प्रोमिनेंट हो गया। और अदर नेशंस कौन कौन सी थी और इनको स्ट्रगल कैसी करनी पड़ी, चाइना के हालात कैसे थे जब ये माओ ने काम स्टार्ट किया, उसके हवाले से हम कुछ डिटेल्स पढ़ते हैं। When confronting the enigma of Chinese planet, too many Westerners have forgotten the idiotic background and painful colonial history। जब हम चाइना की प्रोग्रेस को पढ़ते हैं ना, कि चाइना की प्रोग्रेस ना पूरी दुनिया के लिए, मैम आपकी वॉइस चली गई है। और जरा एक मिनट में जरा चेक करके आती हूँ डिवाइस का इशू तो नो, आई थिंक इट इज मैम ओके। आ गई है। मेरी आ गई है मैं भी आ गई है, नेट का इशू रिजॉल्व हो गया जी। हाँ जी, हम पढ़ रहे थे कि पूरी दुनिया को लगता है कि ये एक ना एनिग्मा, एक रिडल है, कैसे पॉसिबल है कि इतनी पोर किस्म की कौम उठे और तालीम उनके पास पहले जीरो थी और वो उठ के पूरी दुनिया पे छा जाए। ये जो रिडल है ना, जब इसको फेस करना चाहते हैं ना, ये आई मीन कॉन्फ्रॉन्टिंग मतलब फेसिंग, जब हम इसको फेस करते हैं ना, तो जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज है ना, वो भूल जाते हैं कि चाइना को ये मुकाम लेने के लिए किसी भी और नेशन के इन कंपैरिजन ज्यादा एफर्ट करनी पड़ी, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ी। क्यों? क्योंकि चाइना एशियन कंट्रीज का पार्ट है, जिसमें हम खुद पाकिस्तानी भी शामिल हैं, और तमाम एशियन कंट्रीज एक्सेप्ट चाइना, दे आर सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, लैक ऑफ रिसोर्सेज, मनी, फूड, जॉब्स, ये तमाम प्रॉब्लम्स चाइना की थी। और फिर चाइना को सिर्फ एशियाटिक बैकग्राउंड नहीं फेस करना पड़ा, बल्कि पेनफुल कॉलोनियल हिस्ट्री थी। भाई पाकिस्तान पे तो सिर्फ एक ब्रिटिशर्स ने कुछ अरसा रूलिंग की है और आज तक हम उस गुलामी से बाहर नहीं आ रहे। और चाइना के तो एक एक प्रोविंस को डिफरेंट कंट्रीज ने अपने होल्ड में रखा था। सो काइंडली आप में से कोई बच्चा जिसका माइक होल्ड में नहीं है, कर दे अपने कंट्रोल में, प्लीज म्यूट करें। तो चाइना को तो पेनफुल कॉलोनियल हिस्ट्री यानी इम्पैक्ट भी फेस करना पड़ा। इसके बावजूद वो जो गुलामों जैसी जिंदगी और डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट आइडियाज और डिफरेंट रिलीजन था, इन तमाम डिफरेंसेस के साथ भी चाइना की प्रोग्रेस रिमार्केबल है। बट व्हेन द कम्युनिस्ट केम टू पावर इन 1949, यू जस्ट रिमेंबर 1 अक्टूबर 1949, कम्युनिस्ट कौन है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सीपीसी है, ठीक है। और इसका लीडर कौन है? माओ। जब माओ ने पावर यानी गवर्नमेंट सेट की, but the vast majority of the country carried on, continued. So majority of the people in China continued to lead life as it has been doing for the past 2000 years in an early Iron Age. तो ये टाइम कौन सा है? 20th सेंचुरी। लेकिन लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है? आयरन एज के लोगों जैसा। जब लोग घरों में कहीं रहते थे, ये मैंने आपके साथ इमेजेस शेयर किए आयरन एज के लोगों का लाइफस्टाइल देखें, नो ड्रेसिंग, नो एजुकेशन, बैकवर्ड है ये सारे के सारे। आगे टूल्स देखें किस तरह के यूज हो रहे। 20th सेंचुरी जिसके अंदर हाई एक्सप्लोसिव मटेरियल इवन यूज किया गया, जब वॉर थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हम तो लेसन उसके बाद का पढ़ रहे हैं,
तो लोगों की जिंदगी ये थी, यानी इतनी पोर, इतनी आउट ऑफ डेटेड आइडियाज वाली ये कौम थी। आयरन एज जो कि 1200 बीसी से 600 बीसी का जो टाइम स्पैन है, ये 2000 साल पुराने लोगों की जैसी सोच थी। वैसी सोच 1949 में चाइनीज नेशन की थी। अब ऐसी नेशन को लेकर अगर माओ ने वर्किंग स्टार्ट की, और 22 साल तो कोई ज्यादा भी टाइम नहीं है, तो कैसे इतनी स्ट्रगल की होगी इकोनॉमी एंड और काउंटलेस ओकेजन। और ये जो काउंटलेस ओकेजन थे, आई मीन चांसेस थे ड्यूरिंग आवर विजिट टू द एग्रीकल्चर कम्यून्स। जब एग्रीकल्चर कम्यून जो है ना, ये वर्ड जहां जहां भी आएगा ये एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए आएगा। यानी एग्रीकल्चर जो पीस ऑफ लैंड होता है उसको डिफरेंट डिविजन्स में करके फिर उनके ऊपर एक एक गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करके उसको कहते हैं ये कम्यून बना दिया है, ठीक है। उस कम्यून का मतलब ये होता है कि वहां पर जितनी भी एग्रीकल्चर की के लिए इन्वेस्टमेंट हो रही है या अर्निंग हो रही है, उसका कंप्लीट रिकॉर्ड वही एरिया का हेड जो है वो मैनेज करेगा। तो वो कहते हैं हमें जितने भी डिफरेंट एग्रीकल्चर कम्यून्स में जाना पड़ा ना, वी वर प्राउडली टोल्ड हियर वी डिडंट हैव इवन द लाइफ ऑफ द ऑक्सन एंड हॉर्सेस, कि हमारी लाइफ तो एनिमल्स के से भी ज्यादा पोर है। इतनी ज्यादा बैकवर्ड थी ये नेशन। और फिर अगर हम चाइना को कंपेयर करें, कंपेयर टू चाइना इन 1949, रशिया 1917। असल में चाइना की इंडिपेंडेंस 1949 और रशिया की है 1917। जब रशिया ने 1917 में इंडिपेंडेंस ली ना, डिड नॉट हैव द ग्रिम इनहेरिटेंस। तो रशिया का इनहेरिटेंस या लेगेसी या जो हेरिटेज था ना, वो इतना ग्रिम या ड्रेडफुल नहीं था जितना चाइना का था। मतलब चाइना में ऐसा क्या था, ऑफ अ सेंचुरी ऑफ अ शैटरिंग मल्टी कलोनियल एक्सपीरियंस, कि चाइना के ऊपर मल्टी नेशंस जो थी वो डोमिनेट की हुई थी। उन्होंने इन एरियाज को अपनी कॉलोनीज बनाया हुआ था, और उसकी वजह से शैटर कर दिया था इनकी नेशनैलिटी को, स्कैटर्ड कर दिया था इनकी मेंटालिटी, माइंडसेट और अपनी इमोशंस को। ये सारी चीजें रशिया की नेशन ने फेस नहीं की। लेकिन फिर भी आज चाइना अपकमिंग पार है और रशिया जीरो है। कैसे कैसे किया ये सब, मतलब किस तरह पॉसिबल है कि रशिया कभी सुपर पावर था और आज जीरो पे आ गया। उसकी तमाम जो एरिया था उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके वर्ल्ड मैप पर रशिया आज ना होने के बराबर है। और चाइना जो कि जीरो था वो इतना पावरफुल कंट्री कैसे बना। रशिया नेवर suffered China's fate of such a sharp and pervasive Western impact that it was forced। और चाइना, रशिया जो था उसने चाइना जैसी फेट या लक नहीं थी। कैसी लक नहीं थी, कि शार्प, वेरी स्ट्रॉन्ग, परवेसिवली डोमिनेटिंग वेस्टर्न कंट्रीज ने उस पे होल्ड नहीं रखा हुआ था। रशिया जब इंडिपेंडेंस पे आया तो अपनी सिविल वॉर पे आया। रशिया के ऊपर किसी और कंट्री का होल्ड नहीं था। चाइना का तो प्रॉब्लम ये था कि इसके ऊपर अदर कंट्रीज का भी बड़ा ही होल्ड चल रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में, और फिर इट वाज नॉट टुगेदर विद, सिर्फ ये नहीं था कि अदर कंट्रीज है, टुगेदर विद मैनी अदर एशियाटिक सिविलाइजेशंस। इसके ऊपर एशियाटिक बैकग्राउंड भी था, क्योंकि तमाम एशियन कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान, सबके सब पोर हैं, सबके सब प्रॉब्लम्स में हैं। और इन चीजों ने मिलकर इनटू अ काइंड ऑफ नेशनल स्किट्सोफ्रेनिया चाइनीज नेशन को क्या बना दिया था, मेंटली डिस्टर्ब्ड कॉम बनाया था। स्किट्सोफ्रेनिया इज द नेम ऑफ अ डिजीज, मेंटल डिसऑर्डर कह सकते हैं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कह सकते हैं। तो मेंटली रिटॉर्टेड नेशन थी। नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ स्प्लिट इकोनॉमी, सिर्फ ये नहीं था कि इनकी इकोनॉमी स्प्लिट है। स्प्लिट क्यों, क्योंकि कंट्री के तमाम प्रोविंसेस डिफरेंट एरिया कंट्रीज के होल्ड में थे। अब उनकी अपनी तो कंप्लीट एक यूनिटी नहीं थी, कि वो इकोनॉमी तो डिवाइड थी नहीं। बट अब ऑल इन टर्म्स ऑफ, और फिर सिर्फ ये नहीं है कि इकोनॉमी नहीं है, स्प्लिट कल्चर है। ये जो इटालियन के कब्जे में वो इटली वाले कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, जो अमेरिकन के कंट्रोल में वो अमेरिकन वाले को फॉलो कर रहे हैं। ना इनका अपना कोई रिलीजन है, ना इनका कोई लाइफस्टाइल है, ना इनके कोई आइडियाज है। एंड स्प्लिट पर्सनैलिटी, इवन पर्सनैलिटीज भी बेचारी डिवाइडेड थी, स्प्लिट थी। उन्हें पता नहीं चलता था अगर हम चाइनीज हैं तो हमें क्या करना है, अगर हम स्लेव्स हैं तो हमारे आका जो हमारे ऑनर्स हैं वो क्या कहते हैं। तो स्प्लिट पर्सनैलिटीज थी, बहुत मेंटली रिटार्टेड पर्सनैलिटीज थी।
अब इस तरह के एनवायरनमेंट में माओ ने काम शुरू किया है। कैसे काम शुरू किया? इन चाइना द इंडिविजुअल हैज बीन रेस्क्यूड। जब चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी आई पावर में, माओ ने क्या किया? इंडिविजुअल, एक एक पर्सन को रेस्क्यू किया, सेव किया फ्रॉम द आफ्टरमैथ ऑफ दिस अनफॉर्चुनेट हेरिटेज। ये जो अनफॉर्चुनेट, अनलकी, बैड वन इनहेरिटेंस थी ना, यानी आफ्टर मैथ मीन आफ्टर इफेक्ट थे ना, कॉलोनियल पेनफुल जो इम्पैक्ट था उसके, उससे सेव किया। कैसे किया? नंबर वन, बाय द न्यू फाउंड कंपेनियनशिप। उससे सबसे पहले उनके अंदर एक न्यू फ्रेंडशिप डेवलप की। न्यू फ्रेंडशिप का कॉन्सेप्ट मैं आपका इस तरह से दे सकती हूँ कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर गए हैं, तो मुहाजिरीन पहुंचे हैं मदीना शरीफ में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला काम क्या किया था कि मुहाजिरीन और अंसार को आपस में भाई भाई बनाया था। याद? वो क्या था? न्यू फाउंड फाउंड कंपेनियनशिप। ऐसा ही है ना? तो ये पॉइंट भी बिल्कुल ऐसा है। उसने कहा कि आप सबसे पहले डिफरेंट जो प्रोविंसेस में रहने वाले लोग हो ना, सबसे पहले आप अपने माइंड में ये बात सेट कर लो कि आप सारे के सारे एक नेशन, एक कौम है। और फिर जब आप आपस में यूनाइटेड हो जाओगे, मतलब न्यू फाउंड कंपेनियनशिप, मतलब उसने कहा कि यूनिटी अपने अंदर डेवलप करो। नंबर टू, कॉमन पर्पस दिया है। उन्हें बताया है कि आपकी लाइफ का एक पर्पस है, बीइंग नेशन वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डेवलप्ड, कि हमें बीइंग अ नेशन डेवलप करना है अपने आप को, हमें बीइंग नेशन स्ट्रॉन्ग बनना है। और नंबर थ्री, द लास्ट वन, डिसिप्लिन ऑफ मैस ऑर्गेनाइजेशन। उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा अपने मैस ऑर्गेनाइजेशन मीन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, उसने अपने पब्लिक को डिसिप्लिन बनाया, मॉरल बनाया, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने वाला बनाया। ये वो वाली कॉम है ना जो एजुकेशन नहीं है, रूल्स नहीं है, कोई लाइफस्टाइल नहीं है। उसने सबसे पहले मेन रूल्स डिजाइन किए और सारे लोगों का कि इनको आपने फॉलो करना है।